प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, संसाधन एवं विकास। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा का नाम लिखिए। ऐसी मृदा जिसके अंदर पानी सोखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, तो वो काली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं। ऑप्शन गिवन है, जिनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बांगर। यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, उसके दो प्रकार होते हैं, एक बांगर और एक खादर। जो खादर है वो नई जलोढ़ मिट्टी है और जो बांगर है वो पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पठार विस्तृत है। तो 27% भाग पर पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, अनवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और उनको दोबारा प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा साधन है, जल, मिट्टी, कोयला, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, कोयला। कोयला का एक बार प्रयोग होने के बाद वो समाप्त हो जाता है और दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधनों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो संसाधनों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, अजैव और जैव। जैव जो सजीव, जिनके अंदर जीवन होता है, जो सजीव पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे वन्य है। और अजैव संसाधन में संसाधन होते हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जो सजीव होते हैं, जो सजीव नहीं होते हैं, यानी कि निर्जीव होते हैं, जैसे कि मिट्टी है, पहाड़ है, ये आपके अजैव संसाधन होंगे। दूसरा है संप्राप्तक के आधार पर, यानी कि समाप्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। अभी हमने किया था नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, दोबारा प्राप्त करना आसान नहीं होता है। जबकि जो नवीनीकरण संसाधन है वो वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करके आप दोबारा प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि सौर ऊर्जा है, वो नवीनीकरण संसाधन का एग्जाम्पल है। आगे विकास के आधार पर भी संसाधनों को बांटा जाता है कि संसाधन विकसित है या संभावित है। इस तरह हम विकास के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण नहीं होता वो होता है रंगों के आधार पर। रंगों के आधार पर किसी भी संसाधन का वर्गीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछ रखा है संसाधनों का वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। यानी कि उत्पत्ति के आधार से संसाधनों को कैसे बांटा जाता है। तो अभी किया था कि दो तरह बांटा जा सकता है, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार से दो पे बांटा जाता है, जबकि नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य होता है संप्राप्तता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें किसी जीवन या सजीव वस्तु से प्राप्त होते हैं। तो मत्स्य जीवन, उसके अंदर जीवन होता है, पशुधन में भी जीवन है, जबकि जो धातुएं हैं वो निर्जीव होती हैं, मनुष्य है वो भी सजीव है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। मतलब ऐसा संसाधन हमें ढूंढना है जो अजैव नहीं है, यानी कि जो जैव है वो हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन है, जो वनस्पति है वो जैव संसाधन होता है, जबकि जो सोना, चांदी, चट्टानें हैं वो अजैव संसाधन है। और हमें पूछ रखा है कि जो अजैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो ऐसा संसाधन जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा है उनको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जल को भी प्राप्त किया जा सकता है लेकिन खनिज को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
खनिज नवीनीकरण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, वन, प्राकृतिक गैस। तो हमें बताना नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो ऐसा संसाधन जो नवीनीकरण हो, नवीनीकरण जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जो कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस है, उनको दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। जबकि जो वन है वो एक बार अगर आप काट भी लोगे तो उनकी जगह दूसरे पौधे उगाओगे तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो नवीनीकरण संसाधन में आएंगे वन। और क्वेश्चन पूछ रखा है जो नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो जो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नवीनीकरण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है। तो 1992 में रियो डी जनेरो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास, जिसको हम धारणीय विकास भी बोलते हैं और बार बार रिपीट होता है, धारणीय विकास क्या है? और धारणीय विकास का या तो अर्थ आता है या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो धारणीय विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो उसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 का उद्देश्य था, एजेंडा 21 का जो उद्देश्य था वो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना था, यानी कि धारणीय विकास को हासिल करना था। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने की थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक क्या है? कोई ऐसा कारक जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर होती है? तो वन उन्मूलन, यानी कि वनों को काटना, इससे भी भूमि निम्नीकरण होती है। अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। खनन के द्वारा भी होता है। और जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। तो भूमि निम्नीकरण के कारण ये तीनों ही हैं, वनोन्मूलन, पशुचारण और खनन। क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो गुजरात में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था वो अति पशुचारण की वजह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, अधिक सिंचाई से किस राज्य में भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिला? तो पंजाब और हरियाणा में जो निम्नीकरण हुआ है भूमि का वो अधिक सिंचाई की वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, मृदा निर्माण में सहायक कारक नहीं है, मतलब वो कारण बताइए जो मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जलवायु है वो मृदा बनाने के लिए उपयोगी होती है, जनक शैल है, उच्चावन है, इनसे मृदा का निर्माण होता है, लेकिन गहराई से मृदा का निर्माण नहीं होता। और हमें वही बताना है ऐसा कारक जो मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से किस मृदा के निर्माण में नदियों की प्रमुख भूमिका निभाई है? तो किसकी वजह से मृदा का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा हुआ था? तो जलोढ़ मृदा है उसका निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निष्कापन प्रक्रिया द्वारा हुई है? मतलब जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? समुच्चय जुताई जो कि सहायक होता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। सीढ़ीदार कृषि, उससे भी मृदा अपरदन को रोका जाता है। वनोन्मूलन, यानी कि वनों को काटना, ये मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं होता, इससे मृदा अपरदन होती है। पेड़ों की रक्षक मेखला, ये भी मृदा अपरदन रोकने में सहायक है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन मृदा अपरदन को किस तरह रोका जा सकता है, तो इसकी 3 विधियों आप बता सकते हो सीढ़ीनुमा खेती करके, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर। रक्षक मेखला क्या? पेड़ों को एक कतार में उगाना, जिसकी वजह से जो पवन है उससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। समोच्चा जुताई, मतलब जो ज़मीन है उसको समांतर में जुताई करते हैं तो उसकी वजह से भी मृदा अपरदन नहीं होता है, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में काली मृदा मिलती है, तो ऑप्शन में इन्होंने महाराष्ट्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23,
भारत में पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत पे है? तो 30% पर है। क्वेश्चन नंबर 24, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ है। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? तो रेगड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या जिसको हम सोपानी खेती कहते हैं की जाती है? तो जो सोपानी खेती है वो पहाड़ी एरिया में की जाती है। तो जो आंसर होगा वो होगा डी, उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन में गुजरात है, तो आप यहाँ गुजरात टिक करोगे। अब 1-1 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 43% भाग है वो मैदानी है। किस मृदा को रेगड़ मृदा कहा जाता भी किया था हमने? काली मृदा को हम रेगड़ मृदा कहते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण बताइए। तो पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का जो कारण था वो अधिक सिंचाई था। झारखंड में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन था। भारत के विशाल मैदान किस मिट्टी से बने हुए हैं? भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो जो मैदानी एरिया है वो ज़्यादातर जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में बनी थी उसके अनुसार देश के कितने प्रतिशत भागों पर वनों का आरक्षण होना आवश्यक है? तो 33%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। कोयला क्या है? नवीनीकरण या नवीनीकरण संसाधन। तो जो कोयला है इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए अनवीनीकरण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतीय क्षेत्रों में डैश खेती की जाती है? अभी किया था हमने, सीढ़ीनुमा खेती होती है पर्वतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, नई जलोढ़ मृदा का नाम क्या है? तो नई जलोढ़ मृदा का जो नाम है वो क्या है? पुरानी का बंगर है और नई का खादर है। तो नई जलोढ़ मृदा का नाम खादर है। आज के इस लेक्चर में हमने शॉर्ट MCQ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चंस किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।